नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक और मैं हूं आपके साथ रवीश। और गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का जो मतदान है वो जारी है और अंशिका 89 सीटों के लिए मतदान हो रहा है और मतदाताओं में काफी उत्साह भी दिखाई दे रहा है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता वोट देने पहुंच रहे हैं। कुछ तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये 6 तस्वीर। इन तस्वीरों के जरिए देखिए अब तक किन दिग्गजों ने वोट डाल दिया है। तो लगातार देखिए, अगर बात करें पहली तस्वीर की तो आप देख सकते हैं कि गुजरात में गृह मंत्री ने वोट डाल दिया है। अंशिका, हर्ष सांघवी ने वोट डाला है। सीआर पाटिल जो कि अध्यक्ष है बीजेपी के, उन्होंने वोट डाला है। विजय रूपाणी पूर्व सीएम वो वोट डालने आए और विजय रूपाणी इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे। अब इसमें बड़ा सवाल था कि क्या पार्टी ने उनका टिकट काटा है या खुद उन्होंने बोला है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मनसुख भाई मांडविया वो भी मंगूभाई पटेल भी है वहां पे और रविंद्र जडेजा की वाइफ ने भी वहां पे वोट डाला है। येलो साड़ी में अंशिका नजर आ रही है। 6 विंडो हम आपको दिखा रहे हैं। अर्जुन मोढवाडिया भी वहां पे कांग्रेस प्रत्याशी हैं, वो भी वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। तो 6 विंडो में आप देख सकते हैं गुजरात में फर्स्ट फेज। और अंशिका, सबसे खास बात ये नजर आ रही है इस फर्स्ट फेज की कि गुजरात में इलेक्शन हो रहा है लेकिन पूरे देश की नजरें यहां पर हैं। इस वक्त इस चुनाव पर नजरें हैं पूरे देश की। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की, आज भी उनकी रैलियां हैं। काफी ज्यादा यहां पर दिलचस्प चुनाव ये बना है। एक कह सकते हैं कि हाइप चुनाव बन चुका है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं रवीश, और इसीलिए भी बहुत दिलचस्प चुनाव हो चला है क्योंकि ये मुकाबला त्रिकोणीय है। जो अब तक सिर्फ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हुआ करता था, यहाँ पर अब त्रिकोणीय मुकाबला है। आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद से अब ये देखना होगा कि किसके वोट कटेंगे, कौन किंग मेकर की भूमिका निभाएगा गुजरात में और किसको सबसे ज्यादा जनता वोट देगी। लगभग 788 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज के इस चरण में वो सीट, वो जिले शामिल है जहां से बड़े बड़े वीवीआईपी जो अभी मौजूदा समय में मंत्री भी हैं, उनकी किस्मत आज दांव पर लगेगी। रवीश, बिल्कुल, और हम दिखा भी रहे ग्राफिक्स के जरिए 788 उम्मीदवार है, 70 महिला और 339 निर्दलीय प्रत्याशी हैं। मुझे महिलाओं की संख्या थोड़ी सी अंशिका कम लग रही है। सिर्फ 70 प्रत्याशी हैं, 788 उम्मीदवार हैं मैदान में। सौराष्ट्र की 48 सीटों पर चुनाव हो रहा है और सौराष्ट्र में बीजेपी की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी ये भी देखना होगा अंशिका इस बार, क्योंकि पिछली बार जो पाटीदार आंदोलन चला था जिसकी अगुवाई हार्दिक पटेल ने की थी, उसमें काफी नुकसान झेलना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को। क्या इस बार कैपिटलाइज होगा? इस बार हार्दिक पटेल के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि फायर ब्रांड चेहरा है बीजेपी के, वो मैदान में उतरे थे। उन्होंने उनके लिए प्रचार प्रसार किया था। इसका कितना असर देखने को मिलेगा, इसका भी इंतजार करना है क्योंकि देखिए सौराष्ट्र की 54 सीटें लगभग ऐसी हैं जहां पर बीजेपी नहीं जीत पाई थी 2017 में, उन पर खासतौर पर फोकस रहेगा। बिल्कुल। तो गुजरात में जिस तरीके से देखा जा रहा है, पहले चरण का वोट लगातार जारी है। गुजरात के जामनगर नॉर्थ में चुनावी मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है। बीजेपी ने इस सीट से रिवाबा को उतारा है और साथ ही यहां पर वो वोट भी डाल चुकी है। गुजरात के जामनगर नॉर्थ में अभी अगर देखा जाए तो तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन क्रिकेटर रविंद्र जडेजा के पिता अनिरुद्ध सिंह जडेजा ने इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांगा है। सुनिए क्या कुछ कहना था उनका। मैं तो कांग्रेस में हूँ पहले से, तो मैं तो मेरी पार्टी को ही बोलूँगा ना, और क्या। नहीं, वो समझता है, सब कुछ समझता है, उनको मालूम है। को पार्टी अलग है, पार्टी के मैटर है, ये सब फैमिली का प्रॉब्लम कोई नहीं है। सारे मतदाताओं के जवाब, मैं तो कांग्रेस में हूँ पहले से, तो मैं तो मेरी पार्टी को ही बोलूँगा ना, और क्या। नहीं, वो समझता है, सब कुछ समझता है, उनको मालूम है। को पार्टी अलग है, पार्टी के मैटर है, ये सब फैमिली का प्रॉब्लम कोई नहीं है। सारे मतदाताओं के जवाब, मैं तो कांग्रेस में हूँ पहले से, तो मैं तो मेरी पार्टी को ही बोलूंगा ना, और क्या। नहीं, वो समझ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन। गुजरात में फर्स्ट फेज का जो चुनाव चल रहा है और कई बार अंशिका स्थिति बड़ी दिलचस्प हो जाती है। जैसे कि हम रविंद्र जडेजा के फादर को सुन रहे थे, उनका कहना है कि वो तो कांग्रेस के लिए करेंगे, जबकि रविंद्र जडेजा की जो वाइफ है वो बीजेपी से चुनाव लड़ रही है। तो जब घर में ही 2 प्रत्याशी हो जाते हैं तो देखना पड़ता है कि घर वालों को किसकी तरफ जाना है। पीयूष शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष शुक्ला के पास हम चलते। पीयूष, किस तरीके का माहौल इस वक्त नजर आ रहा है फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन में, क्योंकि अब अगर हम कहें तो 11 बजे से ज्यादा का समय हो चुका है, अब मतदाता जो है वो मतदान बूथ पर ज्यादा संख्या में आ रहे होंगे। पीयूष, देखिए, एक तरफ मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे कुछ मतदाताओं की भीड़ दिखाई रवीश और बाकी वोट कास्ट करने की वेट कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया इस वक्त अपने गांव अनौल पहुंच चुके हुए हैं। उनका पूरा परिवार आपको तस्वीरों में मैं दिखाऊं, उनकी पत्नी और तमाम परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये वो मत केंद्र है जहां पर वोट कास्ट करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग वो भी वोट कास्ट नहीं पहुंच रहे हैं। अब सुचेर का पूरे के साथ रवि
अपने पूरे परिवार के साथ। रवीश। पीयूष, आपके पीछे मैं देख रहा हूं कि मतदाता भी काफी खड़े हैं, उनसे अगर आप पूछ सकें कि किन मुद्दों पर इस बार वो वोट कर रहे हैं, क्या अहम मुद्दे रहे हैं उनके लिए इस चुनाव में, फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन में? बिल्कुल, हमारे ठीक पीछे जो पिंक साड़ी में खड़ी हैं वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी की पत्नी हैं। मैम, पूरा चुनाव तो आपने देखा होगा, चूंकि लगातार सर का ट्रेवल था, प्रवास था, तमाम ऐसी चीजें थी। इस पूरे चुनाव में क्या लगा, लोगों से आप लोगों की भी बातचीत होती है, किस मुद्दे पर लोग ज्यादा वोट करने के लिए बाहर आ रहे हैं? बीजेपी के वोट करने के लिए सब आ गए। देखिए रवीश, आपने सुना केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी की पत्नी यहाँ मौजूद थी और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि किस तरह से लोग यहाँ पर बाहर आ रहे हैं और लगातार एक पार्टी विशेष को वोट कर रहे हैं और तमाम इस तरह की चीजें हैं जो विकास का मुद्दा है, उस मुद्दे पर यहाँ पर वोट कास्ट किया जा रहा है। लेकिन पालिताना के लोग यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है पीयूष, जब आपने उनसे बातचीत की तो उनके मुद्दे क्या है, क्या यहाँ के मुद्दों को यहाँ के प्रत्याशी समझ पाए हैं? देखिए, यहाँ पर लोगों ने कहा कि विकास जिस तरह से 27 साल में यहाँ पर हुआ है, जिस तरह से मैं हनौल में खड़ा हूँ और इसको आदर्श गांव बनाने की जो मुहिम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कर रखी है। उन्होंने हर एक गांव को कहा था कि गोद लीजिए और उसे डेवलप करिए, तो उस तरह से इस गांव को भी डेवलप करने का जो मास्टर प्लान है वो यहाँ पर लागू कर दिया गया है। और उस मास्टर प्लान के तहत चाहे वो अमृत सरोवर की योजना हो, चाहे कॉम्प्लेक्स की योजना हो या दुकानों की योजना हो, वो सब कुछ गांव में दिखाई देगी। गांव को एक विकसित गांव के तौर पर यहां पर दिखाने की जो मुहिम है उस पर काम हो रहा है और इससे लोग भी प्रभावित हैं और लोग कह रहे हैं विकास हो रहा है तो विकास की तरफ ही हम जाएंगे। चलिए, तो विकास की तरफ जाएंगे, लेकिन बहुत से ऐसे मुद्दे हैं अभी जो लगातार जनता जिन पर ध्यान देगी। अभी कितने की संख्या में वोटर्स वहां पर पहुंचे हैं, इसको लेकर क्या कोई अपडेट है आपके पास, जो आपके आसपास के पोलिंग बूथ है? कितना उत्साह नजर आ रहा है वोटर्स में? देखिए, अभी तक अंशिका आप खुद देख सकती हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में वोटर सुबह से, चूंकि गुजरात का चुनाव था और सुबह से ही मैं लाइव पे हूँ और सुबह से मैं दिखा रहा हूँ कि लगातार वोटर जो हैं वो अपने घरों से निकलकर, और कई वोटर से जब मैंने पूछा कि पहला काम आपने वोट ही दिया तो उन्होंने कहा जी हाँ, पहला काम वोट है। जब गाँव में मुझे जो फीलिंग होता है वो मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। सर, आज वोट करने आए हैं, क्या माहौल है गांव का, किस तरीके? आपने देखा होगा, आप भी मेरे गांव में पहुंच चुके हैं। गांव की जनता बहुत सालों से विकास की राजनीति में मानने वाली गांव की जनता है और यही गांव ने मुझे प्रोत्साहित करके यहां से गुजरात विधानसभा में भेजा था और मेरी राजनीतिक यात्रा में मेरे गांव की जनता का भी मुझे बहुत बड़ा सहयोग मिला है। तो मैं इतना अवश्य कहूंगा कि इस गांव में बहुत कम वोट अदर पार्टी को जाता है, बाकी सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पर विश्वास रखते हैं और भाजपा को वोट करते हैं। सर, ओवरऑल माहौल कैसा देख रहे हैं सर? आज मैं सुबह से देख रहा हूं, पिछले एक सप्ताह से सारे गुजरात में मैं चुनाव प्रचार में गया, मैंने देखा है कि जिस तरह से गुजरात की जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और बढ़ रहा है, उसको देखते हुए मैं इतना अवश्य कहूंगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना ही रिकॉर्ड को ब्रेक करके नया रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। सर, जिस तरीके से जो रावण रिमार्क की बात चल रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने रावण शब्द प्रयोग किया है पीएम के लिए, वो सर गुजरात की जनता उसको किस तरीके से लेगी, क्या देखते हैं? गुजरात की जनता ऐसे शब्द प्रयोग की हमेशा निंदा करती है, कभी किसी को ऐसे शब्द प्रयोग करके हमारा धर्म का, देश के प्रधानमंत्री जी का अपमान करना उचित नहीं है। मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। लेकिन सर, गुजरात की जनता उनका बदला लेगी वोट से, क्या लगता है? गुजरात की जनता ने तो कभी उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया है। 27 साल से तो, वैसे तो 32 ईयर्स से गुजरात की जनता ने कांग्रेस को कभी जनादेश नहीं दिया है। इस बार फिर से गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी को जनादेश करेगी। और सर, पीएम मोदी जी ने भी आज आह्वान किया है लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने का। सर, आप क्या कहेंगे? हम हमेशा लोकशाही मूल्यों में मानते हैं और डेमोक्रेसी को सशक्त करने के लिए
हम हमेशा कहते हैं कि सब लोग अपना मताधिकार का उपयोग करें और आपकी पसंदगी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुने। थैंक यू। भाई मांडविया को आपने सुना, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अपने गृहनगर में पहुंचे थे, गांव में पहुंचे थे, वहां लोगों के बीच बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार भी पूर्ण बहुमत की सरकार गुजरात में बनाने जा रही है। बीजेपी के पक्ष में माहौल है और उन्होंने कहा कि जब भी वोट का दिन होता है वो आते हैं, अक्सर भी आते रहते हैं अपने लोगों के साथ, और उनके साथ बैठकर बातचीत करना उन्हें सबसे अच्छा लगता है। लेकिन हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं। कालू वाक्सिया है, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, कुंतल कृष्ण है, प्रवक्ता कांग्रेस के, विमल सिंह है, प्रवक्ता बीजेपी के, सैयद जवाद है, राजनीतिक विश्लेषक, सर्वेश्वर पाठक भी है, राजनीतिक विश्लेषक। तो तमाम मेहमानों का आपका सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं चलूंगा विमल सिंह जी के पास, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। कितने आश्वस्त हैं आप बीजेपी को लेकर, बीजेपी की जीत को लेकर? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर बीजेपी ने इतने काम किए 27 सालों में, तो आखिर में आके बीजेपी की सुई प्रधानमंत्री मोदी पर क्यों अटक जाती है? मोदी जब आएंगे, रैली करेंगे, ऐसा लगता है कि क्रंच सिचुएशन हो गई है, मोदी जी को याद किया जाता है, मोदी जी आते हैं, फिर चुनावी रैली करते हैं और घूम फिर कर कहानी प्रधानमंत्री मोदी पर अटकती है भारतीय जनता पार्टी की। देखिए रवीश जी, मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है, आप देख रहे हैं गुजरात में आज चुनाव है और 89 सीटों पे विधानसभा पे जो है चुनाव है। और मैं बता देना चाहता हूं कि 27 साल से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है की सरकार वहां पे है। देखिए वहां के लोग जो है वो मैंडेट करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करती है और हम जो है हमेशा जो अंत्योदय के बारे में वो कहते हैं। अंत्योदय का मतलब होता है कि अंतिम पंक्ति में जो इंसान बैठा हुआ हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उसका विकास होना चाहिए। और रही बात, बार बार कहा जाता है प्रधानमंत्री मोदी जी के, तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व करता है, आज देश के प्रधानमंत्री हैं। तो आज देखिए देश के अंदर देखिए या प्रदेश के अंदर देखिए, हर प्रदेश में जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां विकास रूप की जो नैया है वो जो है बह रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो है आप देख रहे हैं, आपके चैनल से जो है न्यूज़ इंडिया के चैनल से मुझे पता चला कि वहां के जो वोटर्स हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग विकास जिन्होंने किया है हम उनको वोट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि गुजरात की जो हमारी ईश्वर रूपी जो जनता होती है वो मेहनती होती है काफी और ईमानदार होती है, वो किसी प्रकार के लुभावने वादों पे विश्वास नहीं करती। वो जानते हैं कि जो दिल्ली को नहीं संभाल सके, जो पंजाब को नहीं संभाल सके, जो इशारा है वो आम आदमी पार्टी की तरफ है, गुजरात का इशारा आम आदमी पार्टी की तरफ है। कुंतल कृष्ण जी के पास चलता हूं, प्रवक्ता है कांग्रेस से। सर, आप रेस में हैं गुजरात इलेक्शंस की या बस पार्टिसिपेशन चल रहा है आपका? रवि जी, आपके नेता भारत जोड़ो यात्रा में लगे हैं। गुजरात में रवि जी, गुजरात में इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है। आप रेस की बात छोड़ दें, दिल पे हाथ रख के बोल रहे हैं आप ये बात? कांग्रेस की सरकार, कॉन्फिडेंस है आपको? 100%। कितनी सीटें? आप ये समझ लें कि गुजरात में जो ये लोग बात कर रहे हैं विकास की और गुजरात मॉडल की, वो सारा का सारा मॉडल अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके उसी वोटों के ध्रुवीकरण पे आके टिक गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधन दे रहे हैं, सीधे वहां चलते हैं। પરંતુ આજની 1 ડિસેમ્બર ઇતિહાસમાં એક મહત્વની ઘટના તરીકે છે અને મારા માટે ગૌરવ છે કે 1 ડિસેમ્બર આવડી મોટી ઐતિહાસિક ઘટના, આખી દુનિયાની અંદર મહત્વની ઘટના, અને એ આજે કાલોલમાં માં કાળીના ચરણોમાં અને ઘટના કઈ છે? દુનિયાના જે G20 ના દેશો છે, જે સૌથી આર્થિક રીતે સંપન્ન એવા દેશો છે, એની એક G20 સમિટ ચાલે છે. એ G20 સમિટના પ્રમુખ પદે હવે ભારત બિરાજમાન થયું છે આજથી. અને માં કાળીના ચરણોમાં વંદન કરીને માં કાળીના આશીર્વાદ સાથે આજે જ્યારે એની શુભ શરૂઆત થતી હોય ત્યારે સ્વાભાવિક સોનામાં સુખ। तो पहले चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है गुजरात में और लगभग 19 जिलों की 89 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और आज देखना होगा कि मुद्दे आखिर जनता के क्या होंगे। बात करें चुनाव को लेकर, रविश देखिए इस बार का चुनाव बहुत इसलिए भी दिलचस्प हो गया है क्योंकि आम आदमी पार्टी को लेकर भी हम फोकस करेंगे कि कितनी भागीदारी इस बार आम आदमी पार्टी की होगी और उनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी। दावों से और दिल्ली मॉडल पर बेसिकली कहा जाए। अगर केजरीवाल ने अंशिका इस बार चुनाव में कहा कि मैं लिख के भी उन्होंने दिया, जैसे पंजाब में उन्होंने कहा था कि मैं लिख के दे रहा हूं, इस बार उसमें भी लिख के दिया है उन्होंने। तो इस बार कैसे देख रहे हैं आप विमल जी, लिख कर दे रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी ही जीतेगी?
देखिए अंशिका, मैं बता देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी जो है जिस तरीके से दिल्ली में जब 2015 के चुनाव में जब आम आदमी पार्टी आई थी तो उन्होंने 70 वादे लेकर आया था। 70 वादों का एक ढिढोसला मैनिफेस्टो जो है लेकर आए थे और वो जो है एक भी वादा जो है आम आदमी पार्टी के द्वारा जो है पूरा नहीं किया गया। तो गुजरात की जनता समझ रही है। और रही बात पंजाब, जिससे पंजाब और दिल्ली नहीं संभाला जा रहा है, वो गुजरात को क्या संभालेगा। गुजरात की जनता जो है वो विकास को अपना जो है मत दे रही है, विकास को अपना प्यार और आशीर्वाद दे रही है। और दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए ये बार बार कह रहे हैं लिख के दे रहे हैं, लिख के दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आप देखिए, आपके माध्यम से ये पता चल रहा है कि जो वोटर्स हैं वो पूरे जोश के साथ जो है वोटिंग पैलेस पे दिखाए हुए दिख रहे हैं और वो कह भी रहे हैं कि हम जो है। देखिए विमल जी, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, देखिए विमल जी, आपने कहा कि बहुत सारे वादे आम आदमी पार्टी ने किए हैं लेकिन वो पूरे नहीं किए हैं। तो गुजरात की जनता ने आपको 27 साल दिए हैं, अब भी आपके कुछ वादे बाकी है, आपने भी तो किए वादे। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो, देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो भी मैनिफेस्टो है, भारतीय जनता पार्टी जो भी कहती है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं। एक एक जनता कहती है कि भाजपा जो कहती है पूरा करती है। हमारे साथ कालू वाक्सिया भी जुड़े हुए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कालू जी, अरविंद केजरीवाल लिख के दे रहे हैं, इस बार लिख के क्या दिया है उन्होंने? कितनी सीटें के बारे में आप अनुमान लगा रहे हैं, कितनी सीटें हमारी आएंगी, या खाली आप भी बैटिंग करने आए हैं और उसके बाद जितने रन बने नहीं तो फिर चले जाएंगे? जी नहीं, केजरीवाल कॉन्फिडेंस ने है जब लिख के दिया है, ऐसा हुआ है। गुजरात में उसने लिख के दिया है कि हमारी बहुमती से सरकार बन रही है तो बनेगी। गुजरात की जनता अब बदलाव चाहती है, गुजरात के भविष्य की चुनाव है। अब तक आप बोल रहे विकास हुआ, विकास हुआ, विकास खाली नेताओं का हुआ है। 81% जो भाजपा के प्रत्याशी है वो करोड़पति बन गए और सामान्य गुजराती है उसके ऊपर 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। प्रत्येक गुजराती के ऊपर 53,000 रुपए का कर्जा डाल दिया भाजपा की सरकार ने। ये विकास हुआ है। यहाँ पर 18,000 टीचरों की कमी है सरकारी स्कूलों में। 6500 सरकारी स्कूलें पिछले कुछ सालों में बंद कर दी गई है क्योंकि स्टूडेंट नहीं है। यहाँ पर 4000 प्रिंसिपलों की कमी है स्कूलों में। अस्पताल का आपने देख लिया, जब मोरबी में दुर्घटना हुई तो रातों रात वहां पर कलर काम होने लगा, रातों रात वहां पे नए बेड लाना पड़ा। 30 करोड़ का खर्चा हुआ। प्रधानमंत्री जब अस्पताल का विजिट करने आए, ये 30 करोड़ रुपया अगर एक अस्पताल बनाने में डाला होता गुजरात में तो सर आपके सारे मुद्दे तो मान लिए, लेकिन बीजेपी ने तो आपको फंसा दिया ना, एमसीडी चुनाव में और गुजरात के इलेक्शंस में फंसा दिया आपको। कैसे बाहर निकलेंगे? तो चक्रव्यूह है। वो हार रहे इसलिए ऐसा पेतरा कर रहे हैं। अगर वो एमसीडी जीत रहे होते तो कब का चुनाव हो जाता, उसकी अवधि तो कब की खत्म हो गई थी। गुजरात के चुनाव के साथ उसने इसलिए चुनाव करवाया। कालू जी आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। मनसुख भाई मांडविया इस वक्त वोट देने जा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले वो स्थानीय निवासियों के साथ बैठे हुए थे और उनका यह कहना था कि अपने गांव वालों के साथ बैठकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ वो बातचीत करते हैं, उनकी वाइफ भी उनके साथ है। थोड़ी देर पहले हमारे जो संवाददाता थे पीयूष शुक्ला, उन्होंने उनकी वाइफ से भी बात करवाई थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया इस वक्त वोट कास्ट करने में जाते हुए, थोड़ी देर पहले वो बैठे हुए थे पूरे परिवार के साथ, अंशिका वहां पे आए हुए हैं। बिल्कुल, और उनकी वाइफ थोड़ी देर पहले जीत का दावा भी कर रही थी कि आपकी बार बीजेपी ही आएगी, क्योंकि लगातार वो बनी हुई है उनके साथ और देखिए वोट डालने भी उनके साथ ही जा रही हैं। हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सैयद जी, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आपका क्या ये अनुमान है, आप ये क्या देख पा रहे हैं कि इस बार का जो गुजरात इलेक्शन है वो किस ओर जा रहा है? बेस क्या है इस बार राजनीतिक पार्टियों का? देखिए, गुजरात को काफ़ी वक्त से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, काफ़ी नेताओं के बयान भी सुन रहा हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मौजूदा जो है वो इख्तिदार में है, लेकिन बार बार इस चीज़ की कमी महसूस करी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस वक्त नेता विहीन हो चुकी है। सिवाय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के अलावा कोई दूसरा चेहरा नेताओं के अंदर नज़र नहीं आता। चीफ मिनिस्टर आप देख लीजिए, मैंने फिर पूछा था कि अगर आप गुजरात की जनता से पूछोगे कि मौजूदा चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है तो बता ना पाए शायद। नहीं तो मोदी के नाम पे वोट करते हैं ना, सही जवाब। अरे सुनिए, मोदी का फिगर इतना बड़ा है कि जब मोदी खड़े हो जाते हैं तो बाकी सब डाउन हो जाते हैं। सुनिए, अब आप एमसीडी का चुनाव ले लीजिए, वो भी मोदी के नाम पे। अब आप देख लीजिए, चाहे छोटा सा चुनाव वो भी मोदी के नाम पे लड़ा जा रहा, तो नेता कहाँ है? आप अगर मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं तो एमसीडी में क्या माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ही आकर के देंगे? गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन होंगे? क्या ये जनता आज पूछ पाएगी कि गुजरात का चीफ मिनिस्टर अगला कौन होगा? आप बगैर चीफ मिनिस्टर के चेहरे के साथ जो है अगर चुनाव लड़ेंगे या लोगों को ही नहीं पता होगा कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा अगला, तो आप किस मुद्दों के ऊपर जाएंगे? वही इमोशनल कार्ड खेलते रहेंगे जो इतने सालों से खेलते चले जा रहे हैं। भाई कौन कौन से मुद्दे हैं? मोरबी का मुद्दा है, आप जीएसटी के नाम पे आपने जो ढिंडोरा पीटा था पूरे देश के अंदर, आप मांगिए ना कि हमने जीएसटी इंप्लीमेंट करी है, पूरे देश के अंदर इकोनॉमी तरक्की पा गई। हमने जो नोटबंदी करी थी वो एक मास्टर स्ट्रोक था, उसके नाम पे वोट मांगिए। 2017 के मैनिफेस्टो के अंदर कहा था कि किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। ठीक चुनाव से 8 घंटे पहले आपका मैनिफेस्टो आता है 2017 के अंदर और आप कहते हैं कि किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। तो किसानों की हालत आप
आपके सामने ठीक है, बेरोजगारी ठीक का है, मुद्दा सही है या जवाब नहीं मैं है नहीं? आपका- आपके नहीं, इन बस चीजों- बस हाँ। बस 10 सेकंड दे दिए। माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था बहुत पहले एक चुनाव के अंदर, जब भी आप वोट करने जाइएगा तो पहले अपने गैस सिलेंडर को नमस्कार कर लीजिएगा कि कितना महंगा हो गया है। तो मैं भी जनता से यही कहूंगा कि बाकी जो गैस के दाम बढ़ चुके हैं उनको देख करके जो है आप चुनाव मैदान में जाइए। ठीक है, लगातार न्यूज इंडिया आप तक सबसे पहले हर तस्वीर पहुंचा रहा है। वहां के जो लोग हैं गुजरात के, उनका क्या कहना है, उनके मुद्दे क्या हैं और कितने उत्साह में है गुजरात वासी, ये भी आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाते हैं मनसुख मांडविया की, जहां वो वोट डालने पहुंच गए हैं, अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हैं, उनका परिवार उनके साथ है। लगातार उन्होंने इससे पहले बातचीत में कहा, देखिए वोट डाल दिया है, वोट भी कास्ट कर लिया अंशिका उन्होंने। मनसुख भाई मांडविया को आप देख रहे हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री वहां पर वोट डालते हुए, और यहाँ पे फिंगर भी अपनी दिखा रहे हैं कि वोट उन्होंने कास्ट कर लिया, अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे वहां पे। और अच्छा जेस्चर है ये अंशिका कि आप पूरी फैमिली के साथ आते और आते ही आप सीधे मतदान केंद्र पे नहीं गए। कई मंत्री ऐसे होते हैं सीधे आते हैं मतदान केंद्र में, जाते हैं हाई सिक्योरिटी के बीच में वोट डाल के चले आते हैं। ये पहले लोगों के बीच में बैठे, उनसे बातचीत की, और बैठे कहां थे, चाय की दुकान पर बैठे थे। और आप देखिए गुजरात की जो पॉलिटिक्स है, जो पूरे देश के पटल पर आई, वो चाय की दुकान से आई। बिल्कुल, उनका जन्म ही पालीताना में हुआ है और वो वहां पर गए अपने गांव में, गांव के लोगों से उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि गांव का जो मौसम है, गांव के जो लोग हैं, उनके साथ बैठने में एक अलग ही अंदाज उनका जो रहता है, उससे अच्छा महसूस होता है। बड़े ही वो साफ छवि के, और कहा जा सकता है कि मनसुख भाई जो हैं वो बहुत ही साधारण नेता है और वो एकदम गांव से ताल्लुक रखते हैं और वो गांव ही पहुंचे जैसे ही वो यहाँ पीयूष पर आए। शुक्ला हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद है। पीयूष, क्या माहौल इस वक्त है? मनसुख भाई मांडविया ने भी वोट दे दिया है अपना? देखिए इस वक्त पूरे परिवार के साथ मनसुख भाई मांडविया जो हैं वो आपको तस्वीरों में साफ दिखाई देंगे। अपनी पत्नी, अपने पूरे परिवार, अपने परिजनों के साथ वोट कास्ट करके बाहर आए हुए हैं। आप साफ देख सकते हैं, आप सामने आ रहे हैं कैमरे। देखिए आप देख सकते हैं उबर हुई है मोहम्मद आप बूम ले लेना नहीं पाए थी। अरे उसको दे दो बस। ए तू निकली जा बाहर, इतेश तू ले ले बे बूम। एला भाई तू इतेश बूम ले ले ना। अब बे हाथ होना શું કામ કરાવે છે? પાલીતાણા તાલુકાના મારા વતનના ગામ હણોલની અંદર આજે મેં સહપરિવાર સાથે મતદાન કર્યું છે। લોકશાહીના પર્વની અંદર મતદાન એ બહુ આવશ્યક છે। ગુજરાતની જનતાને મારો આગ્રહ અને વિનંતી છે કે આપ સૌ મોટી સંખ્યાની અંદર મતદાન। तो उनका ये कहना है कि मेरा गांव है पालीताना और यहाँ के जो गांव है हनोल, यहीं पर वो जन्मे थे। उनका ये भी कहना है कि परिवार के साथ मैं आया हूँ और लोकतंत्र का ये महापर्व है, इसमें हर किसी को हिस्सा लेना चाहिए। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले भी जैसा कि सैयद जी ने बताया कि अभी नेता विहीन है भारतीय जनता पार्टी गुजरात में। इसी का जवाब विमल जी मैं आपसे चाह रही थी, जरूर पहले दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ नेतृत्व में जो है गुजरात में काफ़ी काम हुए हैं। और दूसरी बात, हमारे मित्र एक बैठे हुए हैं आम आदमी पार्टी से, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए। मैं कहना चाहता हूं कि आपने देखा दिल्ली में जब कोविड का टाइम था, उस समय जो है सबसे अगर निकम्मा कोई मुख्यमंत्री अगर साबित हुआ तो अरविंद केजरीवाल जी थे, क्योंकि स्वास्थ्य के कोविड के टाइम में जो है नंबर 1 पे दिल्ली ऐसा सिटी था जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोविड केसेज आते थे और सबसे ज़्यादा लोग जो है डेथ करते थे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपने देखा था ये उन्होंने एक ऐप बनाया था, उस ऐप के जरिए बताते थे कि यहाँ पे बेड खाली है, ये खाली है, लेकिन वो भी सारी चीजें जो है ना फेल होती दिखाई दी थी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा फेल्योर आम आदमी पार्टी रही है दिल्ली के अंदर। रही बात स्वास्थ्य की बात करें तो मैं बता देना चाहता हूँ 2017 तक जो है गुजरात के अंदर 24 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन 2014 की बात हो रही है विमल जी, आप हॉस्पिटल गिना रहे हैं, बेड गिना रहे हैं, यहाँ पर सवाल नेता को लेकर उठे हैं कि आप सिर्फ प्रधानमंत्री को हर जगह लाकर खड़ा कर देते हैं। आपके नेता कौन है? भूपेंद्र जी को कौन जानता है? ये सैयद जी का कहना है। भूपेंद्र जी को जो है गुजरात की जनता जानती है। भूपेंद्र जी जो है गुजरात में जन्मे हुए, गुजरात में उनका जो है जन्म स्थान। में कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री
मुख्यमंत्री जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व करता है, आज देश के प्रधानमंत्री है, तो आज जो है देश के अंदर अगर देखी जाए तो पूरा विकास रूपी जो नैया जो है पूरे, मैं चाहे उत्तर प्रदेश की बात करूं, चाहे मैं जो है मध्य प्रदेश की बात करूं, चाहे मैं गुजरात की बात करूं, बहुत सारे ऐसे राज्य जहाँ पे विकास जो है भूपेंद्र पटेल साहब ही रहेंगे इस चुनाव के बाद। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है शुरू में बता दिया था कि हमारा जो भी मुख्यमंत्री के चेहरे हैं वो भूपेंद्र विमल जी हमारे साथ कुंतल कृष्ण जी भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनके पास चलते हैं क्योंकि उनका जवाब पूरा नहीं हो पाया था। कुंतल कृष्ण जी, जो मेरा पहला सवाल था, कांग्रेस रेस में है या नहीं है? क्योंकि आपके जो सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी, वो कहीं और रेस लगा रहे हैं, उस रेस का फायदा यहां मिलेगा गुजरात में क्या? रवि जी, पहले तो आपका धन्यवाद। मुझे तो लग रहा था जैसे भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस या एमसीडी के चुनाव की चर्चा में बैठा हूं। गुजरात के पहले चरण की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि आप जिस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से सवाल पूछ रहे हैं, 2017 में गुजरात में उस पार्टी को तकरीबन 1,30,00,000 वोट आए थे साहब। पहले चरण की हम बात कर रहे हैं। सर, पिछली बार पाटीदार आंदोलन था, हार्दिक पटेल आपकी तरफ थे, इस बार तो हार्दिक पटेल उधर चले गए। जी, बोलिए। धीरज रखिए, मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है। पहले चरण में आप ही ने बताया कि 89 सीट्स हैं। अभी कच्छ, सौराष्ट्र और साउथ गुजरात का आदिवासी बेल्ट में आज मतदान हो रहे हैं। पिछली बार जो आप कह रहे हैं कि कच्छ और सौराष्ट्र में हमें 54 सीट आई थी, तो साथ में आदिवासी बेल्ट में हमें 15 सीट आई थी। इस बार मैं आपको बता देता हूं कि कच्छ और सौराष्ट्र में तो हमारी सीट बढ़ रही है। आपकी भी जानकारी में होगा कि साउथ गुजरात के आदिवासी बेल्ट में नर्मदा ताप्ती लिंक प्रोजेक्ट को लेकर के जो हमारे नेता आनंद पटेल जी ने जो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया, जिस आंदोलन के सामने झुक करके गुजरात की सरकार को वो प्रोजेक्ट अभी विथहोल्ड करना पड़ा। हमारा आदिवासी बेल्ट में हमारी बहुत मजबूत पकड़ है और हमारे नेता आनंद पटेल को गुजरात की सरकार ने जितना क्रश किया, जितना दबाया, उसका गुस्सा। कुल मिलाकर कितने सीट का दावा कर रहे हैं आप? पहले चरण में कांग्रेस को 60 से 70 सीट जीतने को मिलने वाली है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं आपकी, तो इसी चरण में आपके मुख्यमंत्री के कैंडिडेट भी चुनाव लड़ रहे हैं। और मेरी बात को आप लिख लें, मैं भी लिखित रूप में दे रहा हूं। लिखने की बात बड़ी आ रही है आजकल, लिखने की बात सारे राजनेता सामने ला रहे हैं, होने जा रही है। चलिए, आपके प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, कालू वाक्सिया जी। कुंतल कृष्ण जी कह रहे हैं आपके जो सीएम कैंडिडेट है उनकी जमानत जब्त होने वाली है, क्या कहेंगे आप? आप सिर्फ वोट काटने आए क्या कांग्रेस की? उसको कुछ मालूम नहीं है। पंजाब में उसके कई सारे मुख्यमंत्री जो थे, पास्ट के थे और चालू मुख्यमंत्री, वो हार गए थे, इसलिए वो शायद बोल रहे, उसको मालूम नहीं है। रही बात भाजपा की, तो बोल रहे कोरोना काल में गुजरात का पूरा सरकार विफल रहा, उसका परिणाम जवाब देना चाहूंगा। मंत्रिमंडल को घर बिठा दिया गया और नए मंत्री बनाए गए। ये उसकी निष्फलता थी। यहाँ पर 5-5 किलोमीटर लंबी एम्बुलेंस की लाइनें लगी थी, ये भाजपा की निष्फलता थी। भाजपा को खुद को मालूम पड़ गया कि हमारा जो मंत्रिमंडल है, हमारी सरकार है, वो विफल है, इसलिए पूरा नया सर ये सारी बातें मान ली, तो ये बातें लेकर आप जनता के बीच क्यों नहीं गए? आप तो गणेश लक्ष्मी की जो फोटो है नोटों में वो लगानी चाहिए, आप तो ये मुद्दे उठा रहे हैं। आपके जो दिल्ली के जो सीएम है, एक मिनट कुंतल कृष्ण जी, आपके जो दिल्ली के जो सीएम है वो गुजरात में ये बातें लेकर जाते ना, वो तो कह रहे हैं नोट पे ये फोटो लगाइए। हम गए ना कोरोना के बाद हमने जन संवेदना यात्रा पूरा गुजरात भर में निकाली और लोगों का रोष देखकर भाजपा ने ये अपना मंत्रिमंडल बदला है। हमने सवाल किए सरकार के सामने, जनता के बीच जाकर, इसलिए तो उसको बदलना पड़ा। बाकी आज तक कांग्रेस ने कभी विरोध किया ही नहीं गुजरात के अंदर। अगर किया होता तो एक बार उसको भी सत्ता मिल जाती। चलिए, हमारे साथ सर्वेश्वर पाठक भी है, हमारे साथ सर्वेश्वर पाठक भी राजनीतिक विश्लेषक है। एक जवाब देना चाहूंगा जी कुंतल जी, संक्षेप में। मैं आपके अपने साथी को यह बात बताना चाहूंगा कि वो जो कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं मालूम है, तो एक तथ्य मैं बता देना चाहता हूं। मुझे इतना मालूम है कि पिछले जिला पंचायत और ब्लॉक पंचायत और पंचायत के जो चुनाव हुए थे, उसमें आपको नोटा से भी कम मत आए थे। आप पूछे मेरे आपके साथी से, मेरी जानकारी सही है या नहीं? जीरो हो गए। आप पूछे मेरी जानकारी सही है या नहीं? उन्हें कितने वोट आए थे? चलिए कुंतल जी बढ़ते हैं। फर्स्ट फेज के इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं। मैं सर्वेश्वर पाठक के पास जाना चाहूंगा जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। सर्वेश्वर पाठक जी, क्या वाकई ये ट्रायंगुलर इलेक्शन है, त्रिकोणीय चुनाव है, या ये कह सकते हैं कि जैसा बीजेपी ने अपनी सारी चुनावी रैली में प्रोजेक्ट किया कि हमारी टक्कर सिर्फ कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी को उन्होंने भाव नहीं दिए? देखिए, उन्होंने सही बोला। आम आदमी पार्टी यहाँ पे बस एक खाना पूर्ति के लिए आई है
और यहाँ पे आम आदमी पार्टी का, जैसा कि कांग्रेस के कुंतल जी ने बताया कि जमानत जब्त होने वाली है, ये सही बात है। देखिए, आप मीडिया में आ जाएंगे, समाचार पत्रों में आ जाएंगे, लेकिन गुजरात जो है वहाँ पे दो ही पार्टी का दबदबा रहा है, या तो कांग्रेस या बीजेपी। 27 सालों से जो बीजेपी आती रही है, देखिए उसमें 13 साल नरेंद्र मोदी का शासन रहा है गुजरात में। सर ऐसा तो पंजाब में भी था, वहां पे देखिए भी बाई पार्टी पंजाब थी। नहीं, फिर पंजाब का देखिए पार्टी आ गई। देखिए और ऐसी आई कि पंजाब तूफान आ की जो गया। समस्या थी, पंजाब की समस्या अलग थी। देखिए वहां पे अकाली और बीजेपी को कांग्रेस ने हराया था, और वहां की समस्या, सबसे बड़ी समस्या जो थी वो ड्रग्स की समस्या थी। लेकिन जो कांग्रेस ने बीजेपी को जिस कहते हैं ना मुहिम से हराया, वो चीज उसको मोमेंटम को बनाए नहीं रखा, इसीलिए आम आदमी पार्टी वहां पे सफल हो गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी पे या अकाली पे आरोप लगाया कि उनके नेता ड्रग्स को बढ़ावा दिए, और वही काम कांग्रेस ने किया। कालू वाक्सिया जी, आपके लिए जो सॉफ्ट टारगेट पड़ता है वो कांग्रेस पड़ती है, जब आपके सामने भारतीय जनता पार्टी आ जाती है आप सरेंडर कर देते हैं। ऐसा यूपी में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, लेकिन पंजाब में आपके सामने कांग्रेस थी, आप हिमाचल में भी आपने उनको हरा दिया। दिल्ली में आपके सामने कांग्रेस थी, आपने उनको हरा दिया। देखिए, यहाँ पर गुजरात में भाजपा और कांग्रेस का अघोषित गठबंधन है। हमारी लड़ाई दोनों पार्टियों से है। जो भाजपा और कांग्रेस का कैसा गठबंधन हो सकता है? भाजपा कांग्रेस का कैसे गठबंधन हो सकता है? ये आम आदमी पार्टी वाले ही बोल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी 77 सीटें, कांग्रेस पिछले चुनाव में। रवि जी मौका चाहूंगा आज एक मिनट, कालू जी आप अपनी बात पूरी करिए। भाजपा और कांग्रेस का गुजरात में पिछले 27 सालों से अघोषित गठबंधन है। उसकी टिकटें तक भाजपा की ऑफिस कमलम से बांटी जाती है, कांग्रेस की जो लोग नहीं चाहते ऐसे कैंडिडेट उतारते हैं, और उतरने के बाद अगर गलती से कांग्रेस का कैंडिडेट जीत जाता है तो भाजपा में चला जाता है। कुंतल जी, की मिली आपका घोषित गठबंधन है, एक साइलेंट कोएलिशन आप चलाते हैं। कौन सा तीसरा पक्ष? कालू जी जवाब देने दीजिए कुंतल जी को। कालू जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, जरा जवाब देने दीजिए कुंतल जी को। सकता हूं कि मैंने जो सच्चाई का आईना अपने आप के दोस्त को दिखाया कि इनके सीएम के कैंडिडेट की भी जमानत जब्त होने वाली है, ये इनके अंदर तक बात छू गई, चूंकि ये सत्य है। इसीलिए इनकी तो मुझे लग रहा है कि मानसिक स्थिति खराब हो गई है जो ऐसी बातें कर रहे हैं। कमाल है। आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुब्बारा है, ये वो कटवा की तरह ही है। कालू जी, आपने ऐसी बात कह दी है इस बात को जान कि रहा ये है। समझ ही नहीं आ रही कुंतल जी को कि आपने कहां से गठबंधन देख लिया। तो पहले चरण का संग्राम चल रहा है गुजरात में, फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन। मतदाता जो हैं भारी संख्या में जुट रहे हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। अंशिका, पहले चरण के चुनाव प्रचार के दौरान सियासी दिग्गजों ने क्या कुछ कहा वो भी सुनवाते हैं। याद करिए, 20 वर्ष पहले इसी गोधरा में राम भक्तों को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अपने आप को बलिदान देना पड़ा था, और प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति, जिस प्रकार का यशस्वी नेतृत्व मिल रहा है, आज इसका परिणाम है कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भारत की आस्था का सम्मान भी है, और गोधरा के राम भक्तों के प्रति सम्मान का भाव भी है। बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके आज देश की आस्था का सम्मान हो रहा है। मोदी को देखकर वोट दो। अगर तुम्हारी सूरत कितनी बार कारपोरेशन की तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या? तो दोनों दिग्गज को आप सुन रहे थे, उनका क्या कुछ कहना है। और पहले चरण की जब प्रचार जोरों पर था उस वक्त का ये बयान आपको हम सुना रहे थे। लेकिन सर्वेश्वर पाठक जी, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आप क्या ये समझ रहे हैं, कंपटीशन के चक्कर में लोग भूल जा रहे हैं कि मुद्दे क्या हैं, लोग भूल जा रहे हैं कि चेहरे किसको उतारने हैं, लोग भूल जा रहे हैं कि आखिर जनता की चॉइस क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चुनाव होते हैं तो उसमें इस तरीके के बयानबाजी, और हर पार्टी की अपनी अलग स्ट्रेटेजी होती है, और वोटर्स को लुभाने के लिए वो डिफरेंट स्ट्रेटेजी के तहत आते हैं। अभी जैसे आपने दिखाया योगी जी का, वो गोधरा का बात बोले या जो भी बोले, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के
कोई ना कोई नेता हर चुनाव में बीजेपी के खिलाफ या माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ ऐसा स्टेटमेंट देता है जो कि कहीं ना कहीं जाके बीजेपी को उसमें प्रॉफिट कर देता है और बीजेपी उस जो बयान होता है उसको भुनाने में कामयाब हो जाती है। और रही बात जी की असल मुद्दा क्या है, अगर 27 सालों से बीजेपी गुजरात में काबिज है तो एंटी इनकम्बेंसी है, तो क्यों नहीं कांग्रेस जो कि 2017 में अच्छा प्रदर्शन की थी। देखिए 77 सीटें और 42% जो उनका वोट शेयर था, और वहीं बीजेपी सरकार बनाई और वोट प्रतिशत जो था 48 पॉइंट समथिंग था। अच्छा, तो बीजेपी इस फासले को पाटने के लिए कांग्रेस ने क्या काम किया? कांग्रेस से इसका जवाब ले लेते हैं। कुंतल कृष्ण जी वो कह रहे हैं कि आपका वोट प्रतिशत बढ़ा पिछले चुनाव में, सीटें आपकी बढ़ गई, लेकिन ऐसा क्या वजह है कि 27 सालों से बीजेपी कायम है? और क्या आप लोग खुद जिसे कहते हैं ना सेल्फ गोल कर देते हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे आपके इतने बड़े नेता, अध्यक्ष आपने उनको बना दिया, वो जाकर बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी का कंपैरिजन रावण से कर देते हैं, मतलब अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। देखिए रवि जी, भारतीय जनता पार्टी 27 सालों से गुजरात में क्यों रही, इस पे तो बहुत लंबी चर्चा है। और वोटों का ध्रुवीकरण किस तरीके से गुजरात में किया जाता है, ये तो अभी योगी आदित्यनाथ के भी बयान से हम और आप सब समझ ही रहे थे। सर जनेऊ तो आपके नेता ने भी दिखाया था, कांग्रेस की। सर जनेऊ तो आपके नेता ने भी दिखाया था। मैं रवि जी मैं आपको कांग्रेस की बात बता देता हूँ। नहीं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ ना। काल में तो अभी दंडवत कर रहे हैं राहुल जी, तो वो भी तो राहुल गांधी थे ना जो जनेऊ दिखा रहे थे अपना, पिछले चुनाव याद है आपको? रवि जी हम गुजरात के चुनाव की बात कर रहे हैं। गुजरात के चुनाव के पहले चरण में जो मुद्दे हैं वो साउथ गुजरात के आदिवासी बेल्ट के मुद्दे तो मैंने आपको बताए। और हम इस बात को नहीं भूले कि मोरबी का जो हादसा है, और मोरबी इसी पहले चरण के चुनाव में भी है जी। और ये जो बार बार आप बात कहते हैं ना विकास की, भाजपा के हमारे साथी कहते हैं कि विकास का मॉडल, तो मोरबी तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गुजरात के विकास के मॉडल का। इसीलिए देखिए गुजरात में सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा है कि भाजपा के कुशासन से मुक्ति, और कांग्रेस इस बार वो जो छोटा फासला रह गया था, सर्वेश जी ने हमें आपको बहुत अच्छे से बात बताई और उन्होंने डेटा भी दिया, बहुत छोटा सा फासला बच गया था। उस छोटे से फासले को पाटने का सारा इंतजाम हमने कर लिया है। हमारे हर बूथ पे हमारे 25 से 35 बूथ मित्र हैं। आप इस बार और जो आप भीड़ देख रहे हैं ना, ये तो सर्वेश जी और बाकी के हमारे विश्लेषक भी बता पाएंगे कि जब भी एंटी इनकम्बेंसी कालू जी हंस रहे हैं आपकी बातों पर, कालू जी आपकी बातों पर हंस रहे हैं। कालू साहब को मैं कहना चाहता हूं कि मैं कालू साहब देख के तो लग रहा है कि बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, पर आज की जो परिस्थिति है, बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं कि वो मेरा सज्जन हमारे जो भाई हैं कालू भाई, आज की परिस्थिति से उनके जो दिल और दिमाग पे जो आघात पहुंचा है, चूंकि उनका तो मुख्यमंत्री कैंडिडेट की जमानत जब्त हो रही है, तो चलिए सर ये तो सर नतीजे बताएंगे 8 दिसंबर को। सही जवाब मेरे साथ है, सही जवाब मेरे साथ बैठे। कुंतल जी एक मिनट बताइए, 27 सालों से चुनाव हो रहे, आपने एक भी बार कांग्रेस का सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया, तो क्या आपको डर है? मुझे 10 सेकंड चाहिए। टूट जाती है आपकी कांग्रेस, टूट जाती है बार बार। एक को घोषित कर दोगे, दूसरा नाराज हो जाते हैं। कुंतल भाई कालू जी का पूछना है कि आपका सीएम फेस कौन है? कालू जी का पूछना है कि सीएम फेस कौन है कांग्रेस का? कालू भाई ये तो आपको मैं बता देता हूं कि कांग्रेस कलेक्टिव चुनाव लड़ती है, और ये पहली बार ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस कलेक्टिव लीडरशिप के साथ चुनाव लड़ती है, और ये बात आप जानते हैं। ये बात चलिए आप दोनों अपने विपक्ष में आप आपस में मत लड़िए, आम आदमी पार्टी कांग्रेस, आप दोनों विपक्ष में आप मत लड़िए। एक मिनट ये मैं लिख के दे रहा हूं। आपके सीएम वोटिंग परसेंटेज क्या रहा उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कितना वोटिंग प्रतिशत अभी हुआ है, कितनी वोटिंग हुई है, ये आपको बता देते हैं। इस वक्त गुजरात में फर्स्ट फेज का इलेक्शन चल रहा है। पहले चरण में अब तक 19% वोटिंग हुई है, 19% वोटिंग हुई है। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, मतदाता जो है भारी संख्या में पहुंच रहे, उत्साह दिखाई दे रहा है। मनसुख भाई मांडविया को भी हमने दिखाया था, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, वो वहां पे वोट देते हुए नजर आए थे। और सही जवाब इसमें मैं आपका कमेंट लेना चाहूंगा, आखिर ऐसी क्या वजह रही है? इसमें हमने बहुत डिबेट्स भी किए। 27 साल हो गए लेकिन बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाई वहां पे कांग्रेस, कई बार टूट भी हुई, विधायक इधर से इधर शिफ्ट भी हुए। ऐसी क्या वजह है? 27 साल से जो किला बना हुआ है, और हो सकता है आगे भी बना रहे, इसको कांग्रेस जो है सेंध नहीं मार पा रही है। नहीं, देखिए क्या है, हिंदुत्व की प्रयोगशाला जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गुजरात ही रही, और गुजरात के अंदर उन्होंने जो जो प्रयोग करे हैं वो इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि अगर गुजरात के अंदर जो हमने एक माहौल बनाया है पिछले 27 साल से, अगर उसमें कोई सेंध लगाता है तो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर एक भारी डेंट पड़ेगा। वो आप देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी को जरा सा भी महसूस हुआ
कि हाँ भाई लोगों के बीच नाराजगी है, चाहे वो कोविड का मिसमैनेजमेंट हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, ये तमाम। और मोरबी, अब आप देखिए मोरबी के ऊपर तमाम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े बड़े लीडर गए हैं वो सब खामोश हैं, बोलना ही नहीं चाह रहे। नरेंद्र मोदी साहब इस चीज को बखूबी भांपते हैं, वो जानते हैं कि 2024 का चुनाव जो है वो गुजरात की बिसात के बिहाफ पे नहीं लड़ा जा सकता, इसीलिए उन्होंने देखा ताबड़तोड़ एक तरफा मोर्चा जो है फिर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संभाल लिया आकर के। और इस बार को आप देखिए जितने भी उन्होंने जो हिंदुत्व का चेहरा माने जाते हैं योगी आदित्यनाथ जी को वो भेज रहे हैं ताबड़तोड़ वो तो हर जगह जाते हैं प्रचार करने के लिए। देखिए हर जगह जाते हैं। योगी आदित्यनाथ उनके स्टार प्रचारक है, क्यों नहीं भेजेंगे सारे उनको जाएंगे, गुजरात हेमंत विश्व शर्मा जा रहे हैं, क्यों नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। लेकिन जब मैं इस चीज को कह रहा हूं कि खास तौर से गुजरात के जो लोकल बॉडी के नेता हैं वो मिसिंग हैं, पब्लिक डोमेन में मिसिंग है। जवाब फिलहाल थोड़ी देर के लिए फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया और हमारी ये बड़ी कवरेज।